Come in, please, come in. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. sir. Good afternoon. Have a seat. Thank you, ma'am. अपने बारे में पैनल को बताइए, लेकिन अपना नाम और अपना निवास स्थान रिवील मत करिएगा। Okay, ma'am. मैम मैं मेघालय से स्कूलिंग Slightly louder. सर मेरी स्कूलिंग मेघालय से हुई है और ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी से। मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट ज्योग्राफी रहा है और ये मेरा सेकेंड अटेम्प्ट है बीपीएससी में। एंड मुझे पेंटिंग करना काफ़ी पसंद है। साथ ही सर मेरे लाइफ का गोल है कि मैं इंटीग्रिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करते हुए एक अच्छी इंसान बनी रहूँ। अच्छी इंसान बनी रहूँ? यस। मतलब आप एक अच्छी इंसान हैं फिलहाल? यस। ठीक है, ओके। अच्छा है कि आपको इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता नहीं है। ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट में था आपका? सर मैम BDS। BDS? यस सर। डेंटल किया हुआ है आपने? Yes, ma'am. डेंटिस्ट्री की हुई है? Yes, प्रैक्टिस नहीं करती हैं आप? मैम मैं करती थी, अभी फिलहाल मैं कंसल्टेशन बेस्ड प्रैक्टिस करती हूँ। कंसल्टेशन बेसिस पे प्रैक्टिस करती हैं मतलब? मीन्स जब भी पेशेंट मैंने 2-4 क्लिनिक के साथ इंटीग्रेट करके रखा है और अपॉइंटमेंट बेसिस पे फिर मैं अवेलेबल होती हूँ। तो जो प्राइवेट प्रैक्टिस में आप हैं एंड अगर आप कंसल्ट कर रही हैं पेशेंट्स को, तो फिर आप गवर्नमेंट सर्विस में क्यों आना चाहती हैं? मैम एक्चुअली वेलफेयर मेरा हमेशा से मोटिव रहा था एंड सिविल सर्विसेज एक ऐसा प्लेटफॉर्म देता है जहाँ पे मैं पॉलिसीज़ और एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू पब्लिक वेलफेयर में कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ। मैडम, कभी आपको दांत का दर्द हुआ है? दांत की तकलीफ हुई है? यस मैम। तो जब किसी व्यक्ति को दांत की तकलीफ हो रही होती है, उसका पूरा शरीर काम करना बंद कर देता है। जी मैम। आप उसको रिलीव करती हैं उस पेन से। इससे बड़ा वेलफेयर का काम क्या होगा? मैम वो जो मैं करती हूँ एज अ डेंटिस्ट वो एक इंडिविजुअल लेवल तक ही रहता है, बट मेरे जो नॉलेज है जो मैंने गेन किया है एक्सपीरियंसेस वो मैं लार्ज स्केल पे उसको इम्प्लीमेंट करना चाहती हूँ, जो एक सिविल सर्वेंट होने के नाते मैं कर सकती हूँ इजीली। एज अ डेंटिस्ट आप रजिस्ट्रेशन सर्विस में क्या कंट्रीब्यूट कर पाएंगे? मैम एक्चुअली रजिस्ट्रेशन सर्विस मैंने सेकेंड ऑप्शन पे इसलिए ऑप्ट किया था क्योंकि ये एक ऐसा सर्विस है जो लैंड डिस्प्यूट्स रिलेटेड मोस्टली जो बिहार में केसेस इन्वॉल्व है उसमें मेंटल प्रेशर और हेल्थ इश्यूज ज़्यादा होते हैं मैम, एंड फैमिली इम्पैक्ट के कारण एजुकेशन भी बच्चों का इफेक्ट होता है। सो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं मैं एजुकेशन पे और जो फैमिली जो हेल्थ होगा इश्यूज उसको मैं कंट्रीब्यूट कर पाऊंगी मैम, ट्रांसपेरेंसी के साथ अगर उसमें काम हो तो। हाउ कैन यू कंट्रीब्यूट इन हेल्थ एंड फैमिली मतलब सिचुएशंस बाय बीइंग अ सब रजिस्ट्रार? ये मुझे थोड़ा लॉजिक समझ में नहीं आया। एक्चुअली जितने भी लैंड डिस्प्यूट्स होते हैं और जो भी अच्छा, बाय रिजॉल्विंग दैट इनडायरेक्टली, बिकॉज मैम वो जितने भी लैंड डिस्प्यूट्स होते हैं वो फैमिली को कहीं ना कहीं मेंटली फाइनेंशियली और जो बच्चे उस फैमिली के रहते हैं उनका एजुकेशन पे काफ़ी इफेक्ट रहता है। अगर उसको रिलीव किया जाए तो फैमिली का एनवायरनमेंट पॉजिटिव रहेगा और वो अपने हेल्थ पे भी फोकस कर पाएंगे एंड एजुकेशन भी इम्प्रूव। मुझे एक प्रॉब्लम बताइए जो आपको लगता है कि सर्जिकली जिसको हटाने की आवश्यकता है रजिस्ट्रेशन सर्विस से। ऐसा कुछ आपने ऑब्जर्व किया है कि सब रजिस्ट्रार्स को ये करना चाहिए पर वो नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से डिस्प्यूट्स पाइल अप होते जा रहे हैं? ऐसा कुछ देखा है आपने? मैम सब रजिस्ट्रार के अंदर सर्कल ऑफिसर और रेवेन्यू ऑफिसर्स का काम रहता है और जहाँ तक मैंने अभी सोसाइटी में ऑब्जर्व किया है क्योंकि मेरे फैमिली भी इसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। अच्छा। तो रेवेन्यू ऑफिसर्स और सर्कल ऑफिसर्स जो हैं वो कहीं ना कहीं एक ब्रोकरेज की तरह वहाँ पे एक कुछ मिडिल मैन रहते हैं मैम, एंड उनका पर्सनल इन्वॉल्वमेंट इसमें काफ़ी कम रहता है, वो अप्रोचेबल नहीं होते हैं। तो सर उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। सब रजिस्ट्रार को इस मामले में क्या उनको खुद कोई फील्ड विजिट्स करने की आवश्यकता नहीं होती है कभी? यस मैम, उनको भी उसमें मैम इंटरवल्स पे उनको विजिट करना चाहिए और जितने भी उनके सबऑर्डिनेट्स हैं उनको भी उनको रिपोर्ट करना चाहिए मैम। ठीक है सर, क्या पूछना चाहेंगे? आप मेडिकल सर्विस से हैं। जी सर। अब आपका रुझान एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ है। जी सर। दोनों का फील्ड जो है बहुत ही अलग है। एक जगह आपका ह्यूमन टच के साथ आप काम करते हैं। मैंने देखा है कई मरीज को जब रिलीफ मिलता है तो लगता है कि भगवान सामने है, बस पैर छू, और होता भी है। लेकिन आप जब एडमिनिस्ट्रेशन में आते हैं आपके पास अथॉरिटी है। सो कॉल्ड अगर बीएस का अधिकारी बन जाए, एसडीएम बन जाए और आपको लाठी चार्ज करवाना पड़े, आपको करवाना है। मतलब लॉ एंड ऑर्डर के लिए वो जरूरी है, दैट इज पार्ट ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। या आपने नहीं लिया है डीवाईएसपी, अच्छी बात है। तो आप दोनों में कैसे अपने पर्सनैलिटी को बैलेंस करेंगे? क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी का अभी जो ट्रेट है वो एक है ना, ह्यूमन सेवा है, और वहां पे हो जाएगा शासन। सेवा और शासन को आप कैसे देखती हैं? सर
बीइंग अ डॉक्टर मैं एम्पैथेटिक हूँ एंड जो सिचुएशन रहेगा, अगर मुझे ऐसा सिचुएशन परसिस्ट करता है कि मुझे लाठीचार्ज करना पड़े, तो कहीं ना कहीं वो सिचुएशन इन्वॉल्व है कि पब्लिक को लार्ज स्केल पे कहीं ना कहीं हार्म हो रहा है, तभी मैं वो डिसीजन लूँगी। तो उसमें भी सर वो एम्पैथेटिक नेचर ही रहेगा इनडायरेक्टली, क्योंकि जब तक कोई हार्मफुल नेचर का कोई इंसिडेंट ना हो तब तक मैं लाठीचार्ज नहीं करने का कोशिश करूँगी सर। सो सर एम्पैथेटिक बीइंग अ डॉक्टर आल्सो और एडमिनिस्ट्रेटर आल्सो सर, वो दोनों में इन्वॉल्व है सर। रहेगा सर। अच्छा, ठीक है। और अगर आप लैंड डिस्प्यूट, जैसे आपका बीआरएस एक चॉइस है, यस सर। बिहार में इतने लैंड डिस्प्यूट क्यों होते हैं, कभी इस पे सोचा है आपने? सर फैमिली में कम्युनिकेशन गैप है। आपकी पढ़ाई आपने बताया मेघालय से हुई जी है, मध्य प्रदेश से हुई है, यस सर। है ना? बिहार में स्कूलिंग वगैरह, कॉलेज वगैरह नहीं हुई है, तो आप वहाँ रहे हैं, ऑफ कोर्स वहाँ पे तो इतनी लैंड डिस्प्यूट नहीं है सर कुछ कंपैरेटिवली कम है सर। बहुत कम है। यस सर। तो क्यों है बिहार में, ये हमको थोड़ा बताइए। सर बिहार में फर्स्ट ऑफ ऑल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी कम है, और लैंड एक ऐसा एसेट है जो इनडायरेक्टली इनकम से के तहत देखा जाता है, एक एसेट है। तो क्योंकि एम्प्लॉयमेंट कम है तो कहीं ना कहीं वो लोग कवर अप करने के लिए एक जनरेशनल बेनिफिट उठाना चाहते हैं सर। सिक्योरिटी के लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी एक रहता है, एंड कम्युनिकेशन गैप भी रहती है बिहार के सोसाइटी में सर। ये दोनों इश्यूज कम्युनिकेशन गैप फैमिलीज में सर वो थोड़ा आप ये सोसाइटी अपने ओपिनियन से बोल रही हैं या आर यू बैक्ड बाय सम एविडेंस? बिकॉज़ सबसे ज्यादा जॉइंट फैमिलीज तो बिहार में ही हैं। मैम जॉइंट फैमिलीज हैं, बट ड्यू टू लैंड डिस्प्यूट्स उसमें जो रिस्पेक्ट डिग्निटी वगैरह जो फैमिली में मेंटेन रहता है, कहीं ना कहीं उसमें मुझे इशू लगता है बिहार में, क्योंकि वो जब लैंड पे बात आती है तो फैमिली में एक दूसरे का इंटीग्रेशन अभी आपने एक टर्म यूज किया पैट्रियार्की। यस सर। आप मेघालय में रहिए, वहाँ पे कैसा समाज है? सर मेघालय दुनिया का सिर्फ एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे मैट्रिलिनियल सोसाइटी है। वहाँ दोनों में अंतर क्या है, मैट्रिलिनियल और पैट्रियार्की में? सर पैट्रियार्की में मोस्टली जो जेंडर डिफरेंस है, जैसे सोसाइटीज डोमिनेटेड मोस्टली बाय मेन, जहाँ पे मेन डिसीजन लेते हैं, जो भी प्रॉपर्टीज ट्रांसफर होते हैं वो मेन को किए जाते हैं, एक्सेप्ट सिचुएशन जहाँ पे कोर्ट इंटरफेयर करके और फिर अभी लीगलाइज किया है कि इक्वल बेनिफिट मिलना चाहिए मेल और फीमेल को। बट मेघालय में मैट्रिलिनियल सोसाइटी ऐसा है कि फीमेल को ही अथॉरिटी दी जाती है इन केस ऑफ लैंड ओनरशिप एंड ऑल। अगर मान लीजिए सपोज दैट आपके हाथ में मैंने शासन दे दिया, तो आप दोनों में से कौन सा व्यवस्था लागू करना चाहेंगी? जो समाज है उसको किस दिशा में अग्रसर करना चाहेंगे? सर बैलेंस बेटर वो रहेगा, क्योंकि एक जो भी फैमिली होती है, जो भी लैंड डिस्प्यूट्स होते हैं, जो लैंड एंसेस्ट्रल लैंड होते हैं उस पर इक्वल हक होता है फॉर मेल ऑल्सो फीमेल ऑल्सो, तो डॉटर और सन को इक्वल मिलना चाहिए सर। मतलब समाज के द्वारा दिए, कोर्ट को कोई जरूरी नहीं इंटरफेयर करने की। सर कोर्ट तो इंटरफेयर कर ही रही है, बट हमें इंडिविजुअल लेवल पे भी मतलब सोसाइटी अगर समाज ऐसा हो कि कोर्ट की जरूरत ही ना पड़े, मतलब नेचुरली हो जाए सब इक्वल, क्योंकि एक ही पेरेंट्स से अगर डॉटर और सन आ रहे हैं तो उनका इक्वल अपॉर्चुनिटी है। समाज का एक जो दूसरा जो स्टेटमेंट होता है कि लड़की की शादी होती है तो उसको वहां से तो मिलता ही है ना? जी सर। तो यहाँ से भी मिलेगा, वहां से, तो फिर आप ये इसको मतलब कि यहाँ से मिले जहाँ बर्थ हुआ, और फिर जो उधर से आए तो वहाँ पे मतलब वो ना मिलना चाहिए वहाँ पे। सर अगर हम इस एस्पेक्ट में देखें तो क्योंकि अगर इस तरफ से मिल रहा है तो उस तरफ से भी कहीं ना कहीं इक्वली डिवीजन होगा। जिस घर में अगर मैरिज हो रही है वहाँ भी इक्वली डिवीजन होगा, तो वहाँ पे कोई पार्शियलिटी नहीं होगी। मतलब सब जगह यही सिस्टम हो, ये ज्यादा ठीक है। यस सर। फादर के यहाँ जो है जहाँ पे बर्थ हुए वही सर। यस ओके सर। ये बताइए, चूंकि आप डेंटल सर्जन है, कई लोगों का कहना है कि ब्रश करना दांतों के लिए नुकसानदायक है, आप कैसे उनको कन्विंस करेंगे? नो सर, ब्रश करना अगर अग्रेसिवली प्रेशर के साथ करें तो इनेमल लेयर एब्रेजन होता है, बट उसको हम लोग जब भी पेशेंट हमारे पास आते हैं, क्योंकि टूथ स्ट्रक्चर डिफरेंट पेशेंट में डिफरेंट रहते हैं स्ट्रेंथ के हिसाब से। फॉर एग्जांपल ऑर्थोडोंटिक पेशेंट में क्योंकि स्ट्रेंथ अलग होती है इनामल की, और क्योंकि उसमें ब्रेसेस लगे होते हैं तो उसको हम लोग हार्ड ब्रशिंग को एडवाइस करते हैं, क्योंकि प्लैक डिपॉजिट होता है। एंड जिनका गम लेयर पेरियोडोंटाइटिस इशू है उसको सॉफ्ट ब्रशिंग करना जरूरी होता है। अगर इरिस्पेक्टिव ऑफ वट एवर इज एडवाइज अगर वो करें तो उसमें अब्रेजन हो सकती है, जिससे डेंटल सेंसिटिविटी और फर्दर आरसीटी अग्रीव होता है सर।
अगर दातुन और ब्रश में से किसी एक को चूज करना हो तो आपके ब्रशिंग सर। ब्रश। यस सर। तो हम अक्सर देखते हैं कि जो पुराने समय के लोग हैं और दातुन ज़्यादा प्रेफर करते हैं और उनकी दांतों में कोई समस्या अक्सर नहीं होती है। आजकल ये ज़्यादा देखने में आ रहा है कि शहरों में जहाँ ब्रश कल्चर बहुत ज़्यादा है, दांतों की समस्या भी वहीं ज़्यादा है, जबकि आप कह रहे हैं कि ब्रश करना ठीक है। नो सर, एक्चुअली जो पहले ये एक मिथ है सर, क्योंकि जो दातुन करते हैं बैम्बू स्टिक से, पेशेंट को प्रॉब्लम होती थी बट वो लोग अवेयर नहीं थे ऑरल हेल्थ को। अभी भी रिमोट एरियाज में ऑरल हेल्थ को लेकर काफ़ी अवेयरनेस नहीं है, उनको सेंसिटिविटी वगैरह होती है बट दे इग्नोर इट। बट अभी क्योंकि सोसाइटी ज़्यादा अवेयर है और जितने भी छोटे छोटे प्रॉब्लम्स होते हैं वो दिखा जाता है सर, और ब्रशिंग करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। दातुन पेंटिंग पेंटिंग भी आपकी हॉबी है क्या? पेंटिंग में क्या बनाती हैं आप? अच्छा, मैं यूजुअली सारे तरीके की पेंटिंग्स बनाती हूँ, बट रिसेंटली मैंने प्रिपरेशन के दौरान ज़ेंटेंगल आर्ट पे फोकस किया सर। ये क्या होता है? सर वो एक मेडिटेटिव फॉर्म ऑफ आर्ट है जिसमें कुछ एलिमेंट्स जैसे डॉट्स, सर्कल्स, कर्व्स, लाइन्स को रिपीटेटिव पैटर्न में यूज़ करके कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन बनाते हैं सर, जो हर एंगल से इक्वल डिज़ाइन रहता है, वो ब्यूटीफुल दिखता है। उसको एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग कहा जा सकता है? सर वो एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग का फॉर्म है। ज्योग्राफी आपका ऑप्शनल है। हिमालय की ऊंचाई लगातार बढ़ रही है, जी सर। इसका उत्तरी भारत की जलवायु पर क्या असर देखने को मिलेगा आने वाले समय में? सर क्लाइमेट, हाँ, क्लाइमेट सर क्योंकि हिमालय टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से हमारा एवरी ईयर 5 सेंटीमीटर गेन होता है हिमालय का हाइट, जिसके वजह से एक बॉर्डर क्रिएशन, क्योंकि जो भी कोल्ड वेव्स आती हैं नॉर्दर्न एरिया से जो हिमालय प्रोटेक्ट करती है, वो और ज़्यादा प्रोटेक्शन मिलेगा सर, और उससे हमारा सॉरी सर मैंने ठीक है, कोई बात नहीं। प्लेट टेक्टोनिक क्या होता है? सर लिथोस्फेरिक स्फीयर में प्लेट्स है ओशन में भी और कॉन्टिनेंट्स में भी, जो डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड है और वो ओशन पे फ्लोट करती है एट डिफरेंट प्लेसेस। और सर वो प्लेट ग्रुप ऑफ कॉन्टिनेंट एक सर आई फॉरगॉट सर, क्योंकि एक लेमैन है, उसको अगर प्लेट टेक्टोनिक की बात करिए तो वो प्लेट का मतलब खाने वाला प्लेट समझता है। उसको आप कैसे कन्विंस करेंगे कि नहीं ये वो चीज़ नहीं है? सर ओशन में अर्थ के 3 सर अर्थ में 3 पार्ट्स हैं, कोर, मेंटल एंड लिथोस्फेयर, क्रस्ट। तो क्रस्ट का जो ऊपर सबसे अपर मोस्ट लेयर है वो हल्का होने के कारण वो ओशन पे फ्लोट करता है सर। क्रस्ट कहाँ है? सबसे ऊपर, बीच में? सबसे ऊपर है सर। अच्छा। सबसे ऊपर क्रस्ट है, फिर मेंटल है एंड देन कोर है। तो सर सबसे ऊपर जो है डेंसिटी के कारण जो डिवीजन होती है उसमें सबसे लाइटर डेंसिटी में कोर रहता है जो ओशन पे फ्लोट करती है, उसी को प्लेट्स कहते हैं सर। अरावली और हिमालय में कोई अंतर है क्या? यस सर, अरावली ओल्ड फोल्ड माउंटेन है और हिमालय यंग फोल्ड माउंटेन है। क्या अंतर होता है दोनों में? सर ओल्ड फोल्ड माउंटेन काफ़ी पुराना है और वो अभी इरोजन और वेदरिंग के कारण उसका हाइट कम हो रहा है, और यंग फोल्ड माउंटेन फॉर्मेशन हो रहा है सर, अभी भी उसकी हाइट बढ़ रही है। फिर भी वहाँ खनन पर क्यों रोक लगाया जा रहा है? अरावली जो अभी सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया, पहले था कि 100 मीटर से कम हाइट है तो पहाड़ी नहीं माना जाएगा उसको, अभी फिर उसको सुप्रीम कोर्ट ने बदल दिया या स्टे लगाया है उस पर, तो क्यों रोक लगाई जा रही है? सर ऐसे भी उसका इरोजन हो ही रहा है। यस सर वो इरोजन हो रहा है, बट हमारा क्लाइमेटिक फैक्टर्स उससे बहुत ज़्यादा, बायोडाइवर्सिटी और क्लाइमेटिक फैक्टर्स उस पर काफ़ी डिपेंडेंट है, क्योंकि जो भी अरेबियन ओशन की तरफ से ट्रेड विंड्स आते हैं जो मॉनसून क्रिएट करता है इंडिया में, उसको वो सर डायरेक्शन देती है सर मॉनसून को। फर्स्ट सेकेंडली सर वो जो वेस्ट ईस्टर्न एक्सपेंशन ऑफ डेजर्ट है उसको भी प्रोटेक्ट करता है सर, और वहाँ पे काफ़ी मिनरल्स हैं, बायोडाइवर्सिटी है, वो वहाँ पे मेंटेन्ड है सर उसके वजह से। लास्ट क्वेश्चन की उत्तर बिहार जो है बाढ़ की समस्या से ग्रस्त है और दक्षिण बिहार सूखे की समस्या से ग्रस्त है। इसके लिए रिवर इंटरलिंकिंग की बात होती है अक्सर, लेकिन रिवर इंटरलिंकिंग के क्या क्या आपके अकॉर्डिंग प्रोज एंड कॉन्स हैं? सर
प्रोस ये है कि जो हमारे पास एक्सेस वाटर है नॉर्दर्न बिहार में, उसको हम लोग जो ड्राउट एरिया है वहाँ पे इंटरलिंकिंग के थ्रू वाटर अवेलेबल करा सकते हैं ड्राउट रीजन में। एंड सर फ्लड को भी मिटिगेट किया जा सकता है इस वजह से। बट सर कौन से है कि एक टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस चाहिए, इसमें कॉस्ट भी ज़्यादा चाहिए एंड कहीं ना कहीं इसके लिए सर हमें उसको, क्योंकि नॉर्दर्न बिहार जो है वो लो लाइंग एरिया में है और साउदर्न बिहार थोड़े कंपैरेटिवली अपर एरिया में है, तो सर उसमें कहीं ना कहीं हमें इन्वायरमेंट को भी प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी डिस्ट्रक्शन भी किया जाएगा उस टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस में। एक और लास्ट क्वेश्चन, आप अक्सर आजकल जो है ये शहरों में ये चलन ज़्यादा है कि खाना खाने के बाद रेस्टोरेंट में या कहीं अगर हम कुछ खाते हैं तो हम कुल्ला नहीं करते हैं, टिश्यू कल्चर बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। दांतों पर इसका कोई नकारात्मक प्रभाव पड़ता है क्या? जी सर, क्योंकि खाना जब भी हम लोग खाते हैं वो खाना हमारे टूथ सरफेस पे डिपॉजिट रहता है जब तक कि हम लोग उसको कुल्ला ना करें, और वो टूथ सरफेस पे जब डिपॉजिट होता है वहाँ पे एसिड फॉर्मेशन होता है ड्यू टू बैक्टीरियल, जो हमारे गम्स वाले रीजन है जिंजाइवल सल्कस में कुछ बैक्टीरियाज रहते हैं, उनको अगर कुछ फूड लॉजमेंट मिलती है उससे एसिड वहाँ पे बनता है और एसिड के कारण इनामल वीक हो जाती है और उससे हमें दिक्कत होती है सर, डेंटल सेंसिटिविटी एंड फर्दर प्रोग्रेसेस टू RCT। तो मुंह में जो बैक्टीरिया बनता है वो हमारा एंटीबॉडी उसको क्यों नहीं मार पाता है? सर वो हमारे ओरल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए है सर, जो भी बैक्टीरिया है वो हमारे ग्रोथ को, ओरल हेल्थ को बेनिफिट करता है, बट उसे अगर हम ज़्यादा, उसे एक क्लीन एनवायरनमेंट चाहिए उसको प्रॉपर्ली काम करने के लिए, बट फूड लॉन्चमेंट होने के कारण उसका एनवायरनमेंट थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करता है, क्योंकि एसिड की जो क्वांटिटी है हमारे ओरल म्यूकोजा में वो कम होनी चाहिए, बट उसके वजह से वो ज़्यादा हो जाता है और इनामल मेल्ट होने लगता है। किसी किसी के मुंह से बहुत बदबू आती है, क्या क्या कारण हो सकते हैं इसके? सर उसमें मिनरल डेफिशिएंसी, जैसे जिंक का डेफिशिएंसी होता है प्राइमरीली, तो वो है। सेकेंडली सर ऑरल प्लैक डिपोजिशन टूथ में, ये 2 केसेस है सर, और प्रेगनेंसी में नॉर्मली वो हार्मोन चेंज होने के कारण भी वो होता है। ठीक, no, I think we are good. You can leave. We'll call you back in 30 seconds. Okay.